हेलो एवरीवन। तो आज थोड़ा हम सर्टिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं AWS का। अम, तो अगर मैं ऑपरेशन से स्टार्ट करूं यहाँ पे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे सबसे जो छोटा सर्टिफिकेशन होता है वो है क्लाउड प्रैक्टिशनर का, फिर सिसऑप्स एडमिनिस्ट्रेटर और डेवऑप्स उसके बाद। सो थोड़ा सा इसमें अंतर है। सिसऑप्स में अगर ये दोनों की बात करें तो जो नॉर्मल हमारे डे टू डे ऑपरेशंस वगैरह होते हैं, यूज़र बनाना है, IAM का रोल बनाना है या वर्चुअल मशीन वगैरह बनाना है, तो वो सब काम इसके अंदर होते हैं। जो क्लाउड इंजीनियर है थोड़ा सा इससे अलग होता है। जैसे सिसऑप्स एडमिनिस्ट्रेटर करने के बाद आपको सिक्योरिटी स्पेशलिटी बनना है, फिर डेवऑप्स इंजीनियर और एडवांस नेटवर्किंग। तो ये डीप डाइव, ठीक है, डीप डाइव कोर्स है ये। टेस्टिंग का अलग से होता है। टेस्टिंग अगर आप टेस्ट इंजीनियर हो तो उसके लिए अलग से होता है। तो इसका भी पाथ वैसे ही है। आप जैसे क्लाउड प्रैक्टिशनर के बाद आप डेवलपर का कोर्स करेंगे, फिर सिसऑप्स, फिर मशीन लर्निंग, फिर डेवऑप्स इंजीनियर प्रोफेशनल, ठीक है। ऐसे सेकऑप्स का भी होता है, साथ में सिक्योरिटी के स्पेशल होते हैं। नेटवर्किंग का भी आप देख सकते हो यहाँ पे अलग है। और AI और ML के भी बिल्कुल अलग सर्टिफिकेशन होते हैं। कुछ बेस आपको चाहिए होगा, तो जैसे सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट के बाद मशीन लर्निंग एसोसिएट और डेटा इंजीनियर, फिर मशीन लर्निंग स्पेशलिटी। तो ये सब करियर पाथ है, कैसे आप सर्टिफिकेशन इसका कंप्लीट कर सकते हो वो सब चीज़ें। बाकी मेरा खुद का ये मानना है कि आपको सर्टिफिकेशन से ज़्यादा ना आपको जो स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सर्टिफिकेशन तो कैसे भी आ जाते हैं, कोई इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है। जो सबसे ऊपर का जो इसका सर्टिफिकेशन है उसमें सॉल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल आता है। डेवलपर का जो पाथ है वो अलग है। अगर आप डेवलपर हो तो अलग तरीके से होगा। जो एनालिटिक्स वाले हैं उनका अलग से होगा। डेवलपमेंट का बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पे अलग से है। ऑपरेशंस जो है मेनली हम ऑपरेशंस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इसमें जो लास्ट है आपका, अगर ऐसे आप जा रहे हो तो सबसे ऊपर आपका ये सब करने के बाद आर्किटेक्ट ही होगा। तो मेरा जो फोकस होगा इस कोर्स पे, हम आर्किटेक्ट लेवल तक का देखेंगे। जितना भी इसके अंदर जितने भी हमारे पास जो ऑपरेशन से रिलेटेड सर्विसेज हैं वो सब हम इसको कवर करेंगे। ज़्यादा ML के अंदर नहीं जाएंगे, ML हम करेंगे नहीं ज़्यादा। सिक्योरिटी नेटवर्किंग देखेंगे, सिक्योरिटी देखेंगे इसका। ये जैसे AI ML है, ये हमें इसके अंदर ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। बाकी जो डेवऑप्स है इसको हम पूरा कवर करेंगे। टेस्ट को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसे टेस्ट भी आप कर सकते हो, डेवऑप्स के अंदर ही आता है वो भी। बाकी ये जो फेस होता है ना, ये टेस्ट वाला, ये अलग ही होता है। जो नॉर्मल जो डेवऑप्स के बंदे होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, ऐसा काम नहीं करते। बट आर्किटेक्ट को सब पता होना चाहिए। सबसे ऊपर अगर यहाँ पे आर्किटेक्ट है तो आर्किटेक्ट का मतलब यही होगा कि आपको सब चीज़ का पता हो। जितने भी आपके AWS के सर्विसेज हैं ऑलमोस्ट सब पता होना चाहिए, क्योंकि डिज़ाइन तो आपको ही करना पड़ेगा ना। तो वहाँ पे हम ले चलेंगे आपको, वहाँ भी हम काम करेंगे। अगला हम देखते हैं हमारे कोर्स की तरफ। तो लास्ट वीडियो में हमने एक जो VPC है उसके बारे में पढ़ा था। तो इस कोर्स में हम क्या करेंगे, इस वाले लेसन पे हम VPC बनाएंगे और सबसे सिंपल जो एक इंस्टेंस है वो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं इंस्टेंस पे जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं लॉन्च इंस्टेंस करता हूँ मैं यहाँ पे, तो एक विज़ार्ड टाइप का खुलेगा। लेकिन ये सब तो आप जैसे कि हम वर्चुअल मशीन्स में करते हैं, ये जो टेम्पलेट्स है पहले से बने हुए हैं, ठीक है, इंस्टेंस टाइप ये सब हम करते हैं। कुछ है जो कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिसको हमें मैनुअली कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, या ये जो विज़ार्ड है अपने आप क्रिएट भी कर देता है, जो डिफ़ॉल्ट में करता है ये सब चीज़ें। बट अगर रियल लाइफ अगर आप प्रोडक्शन की बात करें तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट आपका VPC होता है उस पे ऐसे काम नहीं होता, क्योंकि जो भी प्रोडक्शन में जो जितने भी कंपनीज होती हैं ना, वो अपना खुद का नेटवर्किंग बनाते हैं और नेटवर्किंग को एक दूसरे से कनेक्ट भी करते हैं। हाइब्रिड होता है उनका, बिल्कुल प्लान करके चलते हैं वो कि कितने उनको IPs चाहिए और कैसे कैसे उनका नेटवर्क का आर्किटेक्चर होगा। तो वो सब हम देखेंगे। सिक्योरिटी ग्रुप्स की बात करते हैं। यहाँ पे भी देखिए ये जो सिक्योरिटी ग्रुप है ये भी डिफ़ॉल्ट ही ये लेगा। तो हम इतने सिंपल वे में इसको क्रिएट नहीं करने वाले हैं। ये क्रिएट करने से पहले हम देख लेते हैं कि हम क्या क्या मैनुअली बना सकते हैं और कैसे इसको हम ठीक तरीके से इस पर काम कर सकते हैं। तो की पेयर एक है, ये हमारे
ऑलमोस्ट ऑथेंटिकेशन के काम आएगा ये। सिक्योरिटी ग्रुप है, इसको भी हम बनाएंगे। साथ में इसमें अगर मैं एक बार एडवांस में जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डोमेन भी है इसके अंदर। आप चाहो तो अपने मशीन को डोमेन से भी ज्वाइन करा सकते हो अगर आपके पास है तो। और काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर जो हम एक्सप्लोर करेंगे। कुछ यूज़र डेटा का फाइल्स है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑटोमेशन के बहुत काम आता है ये। तो चलिए चलते हैं हम सबसे पहले हमारे वीपीसी की तरफ। हम पहले वीपीसी बनाएंगे। मुझे यहाँ सर्च करना होगा वीपीसी, तो ये आ जाएगा आइसोलेटेड क्लाउड रिसोर्सेज वीपीसी। और मैं आ जाऊँगा यहाँ पे अपने डिफ़ॉल्ट वीपीसी के अंदर। तो इसके अंदर भी लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। कुछ एडवांस लेवल का है और कुछ इंटरमीडिएट लेवल का है। तो ये सब जितना भी हो सकेगा हम अपने बेसिक पार्ट में या बेसिक कोर्स के अंदर इसको कवर करेंगे, जितना भी इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो। और बाद में जब हमारा इंटरमीडिएट और जो एडवांस कोर्स आएगा उसमें और बाकी सब चीज़ों को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारा डिफ़ॉल्ट वीपीसी है, इसको हम नहीं यूज़ करने वाले। इसके अंदर हम कुछ नहीं बनाएंगे। आपको करना पड़ेगा क्रिएट वीपीसी पे क्लिक। सबसे पहले यहाँ पे वीपीसी ओनली है, वीपीसी एंड मोर है, ठीक है। यहाँ पे आप वीपीसी का नाम वगैरह दे देंगे। काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर। टैग बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। आप चाहते हैं कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको एक स्पेसिफिक नाम दे दें, ठीक है। या जैसे कि होता है कि आपके रिसोर्सेज को एक स्पेसिफिक टाइप से आपको पहचानना है या उसके बारे में आपको जानकारी निकालना है कि इतने रिसोर्सेज हैं। आप जैसे आप क्लाइंट वाइज भी इसको टैग बना सकते हो, चाहे तो अपने रिसोर्सेज वाइज बना सकते हो, प्रोजेक्ट वाइज बना सकते हो। तो आप एक एक प्रोजेक्ट का कॉस्ट अगर आपको निकालना है तो टैग के थ्रू आप निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे वीपीसी ओनली है और एक यहाँ पे जो है वो वीपीसी एंड मोर है। ये थोड़ा प्रीव्यू भी बताता है यहाँ पे कि जो प्रोजेक्ट का वीपीसी है किस तरीके से चलेगा। ये देखिए, प्रोजेक्ट सबनेट पब्लिक है, ये प्राइवेट है। मतलब ईस्ट 1A में, मतलब ये आपका क्या है, ये रीजन है ना ये। तो 1A में ये 2 बनेंगे और 1B में ये 2 बनेंगे, ठीक है। और इसका जो राउट टेबल वगैरह है देखिए अपने आप यहाँ पे बना बनाया आपको मिल जाएगा। तो सबसे बेस्ट तो यही होता है कि आप यहाँ से अपने हिसाब से कर सकते हैं इसको। और भी तरीके से करने के, यहाँ पे ऑटो जनरेट हो गया हमारा बाकी सब चीज़ें। तो फिलहाल हम ऐसे नहीं करते, हम वीपीसी के थ्रू करेंगे। इसको मैं लिख देता हूँ माई, रुको, ठीक है, ऐसा कुछ हम इसको लिख देते हैं। तो और IPv4 पे हम काम करेंगे। IPv4 का CIDR हम लेंगे 10.0.0.0 जैसा हमने लिया था। /16 का हम लेंगे। यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो कि अगर आपको IPv6 भी चाहिए कि नहीं चाहिए। फ़िलहाल हम नो पे रखते हैं। टेनेंसी जो है हमारा डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे इसको। टैग वगैरह है, हम टैग वगैरह बना सकते हैं। तो जैसे नेम है यहाँ पे, जैसे मैंने ऊपर डाला ना, तो टैग भी अपने आप ले लिया। टैग करना बहुत ज़रूरी है इसको। तो मैंने क्रिएट वीपीसी पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ जो मेरा CIDR है, देखिए बिल्कुल हमने जो ऐसे बनाया था ना एक वहाँ पे ड्राइंग में, ये बिल्कुल वैसे ही आ गया है, ये वाला ड्राइंग। तो 10.0.0 की सीरीज़ का है। /20 हम /16 बना रहे हैं। 65,000 लगभग IP आएगा इसके अंदर। बाकी /20 बनाते ज़्यादा अच्छा रहता। कोई बात नहीं, हम इसी पे स्टिक करते हैं। तो ये मैंने एक वीपीसी बना लिया। इसके बाद मुझे जो नेक्स्ट बनाना है वो सबनेट्स वगैरह बनाने पड़ेंगे। ये मेरा डिफ़ॉल्ट सबनेट्स है, आप चाहो तो डिलीट कर सकते हो, बट ये मेन सबनेट्स है तो आपको डिलीट करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो आपको वीपीसी भी अगर होगा तो चेंज करना पड़ेगा, काफ़ी सारी चीज़ें करने पड़ेंगे। तो उसको भी इग्नोर करते हैं, ये जितने भी हैं। सीरीज़ से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सीरीज़ का है ये, तो इसको इग्नोर करना है। और इस पर कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि ये जो है कहाँ से आ गया, या फिर मिक्स जब हो जाएगा तो आप इसको क्विकली आइडेंटिफाई कर पाओ। यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट सबनेट पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे आपको अपना वीपीसी जो भी जिस वीपीसी पे अभी हमें सबनेटिंग करना है वो आएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं प्राइवेट सबनेट इज़ 01।
इसका मैं एजी ज़रूर देखूँगा, 1A पे डालूँगा मैं इसको, US ईस्ट 1A पे। ये मेरा साइडर ब्लॉक आ गया। यहाँ पे जो मुझे चूज़ करना होगा वो बहुत केयरफुली चूज़ करना होगा कि मैं यहाँ पे क्या डालूँ तो कितने IPs बचेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ रिकमेंड करूँगा आप /24 का आप ले लें, वो ज़्यादा अच्छा है। आपको एक सबनेट में आपको 254 IPs मिलेंगे, वो प्रोजेक्ट को आइसोलेट करने के लिए काफ़ी है। तो यहाँ पे मैं डालूँगा 10 डॉट 10.0.1.0। पहले मैं इस सीरीज़ का डालता हूँ /24 देखिए 256 IP इसके अंदर आ गए, मतलब जितने इसमें है ना उसमें से 256 IP कट जाएंगे, ऐसा कुछ है। क्रिएट सबनेट करता हूँ, ये मेरा सबनेट क्रिएट हो गया। इसी तरह दूसरा देखता हूँ मैं, यहाँ पे चाहूँगा प्राइवेट सबनेट 02 ऐसा कुछ लिखूँगा। एजी मैं कर देता हूँ अपना, इस बार 1B कर देता हूँ, और यहाँ पे इस बार मैं टाइप करूँगा 10.0.2.0/24। तो इस पर भी 256 IP आ गए, ठीक है। मैं क्रिएट करता हूँ इसको, ये देखिए। तो मेरे फ़िलहाल अभी 2 प्राइवेट आ गए, एक और बनाऊँगा मैं 3 का सीरीज़ का। यहाँ पे चूज़ करूँगा, ठीक है, इसको लिखता हूँ प्राइवेट सबनेट 03। ये प्राइवेट सबनेट है, इस पर हमें इंटरनेट नहीं चलाना, इसको 1C में डाल देता हूँ, ठीक है। 10.0. इसको 3.0 कर देता हूँ /24 इसका बना देता हूँ, ये भी 256 IP ले जाएगा। तो ये मेरे 3 प्राइवेट जो सबनेट है मेरे वो बन गए हैं, ठीक है। अब मुझे पब्लिक सबनेट बनाने पड़ेंगे, उसको देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। तो मैं क्रिएट सबनेट करूँगा, मतलब ज़्यादा इसमें अंतर नहीं है, अभी हमने जो बनाया बस वही प्रोसेस करना है। बस ये कि बाद में जो वो जो सबनेट है उसमें हम इंटरनेट गेटवे ऐड कर देंगे, बस इतना ही है। तो यहाँ पे लिखूँगा पब्लिक सबनेट 01, ठीक है। इसको मैं प्रेफरेंस देता हूँ 1A में, क्योंकि हर जोन में आपको एक प्राइवेट और एक पब्लिक चाहिए होगा ना, जितने भी आपके जोन्स हैं उसमें, तभी तो आप उस पर अगर एप्लीकेशन भी है और डेटाबेस भी है तो एक साथ उस पर कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ करेंगे, इसको करेंगे 10.0. अगर मैं इसको एक लेके चलता हूँ कि अगर आधे आधे सीरीज़ में भी मैं लेके चलता हूँ, तो जैसे मैंने 1 2 3 यूज़ कर लिया है, ठीक है, तो उसमें 10 से स्टार्ट कर सकता हूँ या थोड़ा और आगे से स्टार्ट कर सकता हूँ कि अगर मुझे लगता है कि आगे और भी मेरे प्राइवेट सबनेट बनेंगे तो वो ओवरलैप ना करें, मतलब एक जैसे ना लगे ना बिल्कुल। तो एक सीरीज़ आप पहले से दिमाग में बैठा के चलें कि मैं इस सीरीज़ का IP जो है या जो CIDR ब्लॉक है मैं वो यूज़ करूँगा। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, 50 से स्टार्ट करके देखता हूँ /24। तो 1 से लेके 49 तक प्राइवेट करूँगा, ठीक है, और 50 से लेके 100 तक या उससे भी आगे तक मैं करूँगा उसको पब्लिक। तो उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा, कहने का मतलब उतना ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा IP हो जाएगा, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो जाएगा। बाकी एक आपको जैसे देखते ही पता चल जाए ना कि कौन सा प्राइवेट IP कौन सा पब्लिक है। तो अगर 50 आ रहा है तो आप तुरंत समझ जाओगे, जो काम करता है जिसने बनाया है, जो काम करने वाले बंदे तुरंत पता चला कि 50 का सीरीज़ कौन सा है, पब्लिक CIDR वाला है। तो ऐसा आपको क्विकली आपको पता चल जाए। मैं इसको करूँगा क्रिएट, ये देखिए ये भी मेरा क्रिएट हो गया है। तो अब देखिए ये पब्लिक आ गया मेरे पास, और 2 मुझे और बनाने पड़ेंगे, क्विकली इसको बना लेते हैं। एक और बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 52 का सीरीज़ ये हो जाएगा, नेम इसने ले ही लिया।
तो अब मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे 3 पब्लिक लिख दिया मैंने और 3 प्राइवेट लिख दिया, लेकिन अभी भी है ये सेम, अंतर कोई खास नहीं है। यहाँ पे आप एक कॉमन थिंग देख सकते हो, यहाँ पे आप चाहो तो कि 1 2 3, तो अगर आपने एज अ आर्किटेक्ट आपने डिज़ाइन किया या कोई भी आर्किटेक्ट डिज़ाइन करता है तो ये सोच के चलता है कि आईपी एड्रेस देखते ही पता चल जाए कि वो किस सबनेट का है, ऐसा लोग कोशिश करते हैं। तो अगर अगर आपने अपने जो भी जो क्लाउड के बंदे हैं उनको आपने पहले बता रखा है कि 1 से 49 सीरीज़ तक का है वो प्राइवेट के अंदर है, 50 से जो ऊपर है वो आपका पब्लिक सबनेट है, तो इससे उनको क्विकली पता चल जाएगा, मतलब आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने ये सब चीज़ें कर लिया है, ठीक है। अगला हमें क्या करना होगा ना, सबसे पहले हमें इंटरनेट गेटवे बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कई सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, एक यहाँ पे इंटरनेट गेटवे मिलेगा आपको, ठीक है, ये इंटरनेट गेटवे है। तो यहाँ पे अभी जो डिफ़ॉल्ट वाला इंटरनेट गेटवे है ना, बस वही दिखाई दे रहा है, वीपीसी से अटैच भी है। मैं करूँगा क्रिएट इंटरनेट गेटवे करूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा ऐसा कुछ ना आपको लिखना पड़ेगा। इससे क्या है ना, आप क्विकली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे आपको कंपनी का नाम लिखना है या स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के नाम के हिसाब से करोगे तो समझ आ जाएगा कि ये किस चीज़ का गेटवे है, ये किस चीज़ का राउट टेबल है। तो नेम डालना और टैग डालना बहुत ज़रूरी है, इससे आपको जल्दी पहचान मिलती है, मतलब आपको जो रिसोर्सेज हैं उसके लिए। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा ना, नेम डाल दिया मैंने, बस क्रिएट इंटरनेट गेटवे आपको करना है और साथ में इसको अटैच करना है। तो अब ये डिटैच्ड मोड में है। अब डिटैच क्या होता है कि आपने चलो बना तो दिया, लेकिन अभी किससे अटैच करना है, वीपीसी से या किससे, वो हमें ध्यान देना पड़ेगा। एक्शंस में जाऊंगा मैं, यहाँ पे एक है अटैच टू वीपीसी। अब आपके वीपीसी को, ये देखिए इस वीपीसी से, वो वाला वीपीसी इसलिए यहाँ पे नहीं आया क्योंकि वो ऑलरेडी अटैच्ड है। इसका AWS CLI का कमांड भी है, उसके थ्रू भी आप इसको कर सकते हो। मैं फिलहाल अटैच इंटरनेट गेटवे कर देता हूँ। तो मतलब मेरा जो वीपीसी है उसमें इंटरनेट नहीं था। अगर आप ये नहीं करते हो ना इंटरनेट गेटवे, तो आपके पूरे वीपीसी में इंटरनेट चलेगा ही नहीं। तो ये मैंने इंटरनेट गेटवे जो है वो अटैच कर दिया, ठीक है। ये वाला इससे अटैच हो गया, ये अटैच आ गया। ये था हमारा स्टेप। नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा ना, कुछ राउट टेबल्स वगैरह बनाने पड़ेंगे, ठीक है। प्राइवेट राउट टेबल और पब्लिक, मतलब अपने हिसाब से। तो मैं क्या करूँगा ना, सबसे पहले राउट टेबल्स में जाता हूँ। अब यहाँ पे मुझे एक ही राउट टेबल दिख रहा है, आप चाहो तो इसको खोल के ना समझ भी सकते हो कि क्या है। ये देखिए 000/0 और ये इसको डायरेक्ट आपके इसमें कर दिया गया, इंटरनेट गेटवे से कर दिया गया है राउट टेबल, ठीक है। डेस्टिनेशन मतलब पब्लिक और इंटरनेट गेटवे से ये है। तो सबसे पहले क्या है राउट टेबल के अंदर, इसमें क्या किया गया है, जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है उसमें का जो मेन जो है उसमें आपका ये डाल दिया गया है, इंटरनेट गेटवे को यहाँ पे टारगेट में डाल दिया गया है। इसको भी देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पे मैं गया, सबसे पहले मुझे करना पड़ेगा क्रिएट राउट टेबल। माई राउट टेबल टाइप है तो मैं लिख दूंगा या आर टेबल लिख देता हूँ, आर टेबल 01। सबसे पहले सेलेक्ट वीपीसी करते हैं, देखते हैं क्या क्या ऑप्शन आता है। ये आ गया और बस इसको क्रिएट राउट टेबल कर देना है वीपीसी से। तो ये मैंने इसको अटैच कर दिया है, यहाँ पे आ गया। सबनेट की कुछ राउटिंग है कि किस किस सबनेट में क्या क्या होना चाहिए। एज एसोसिएशन है, ठीक है। राउट प्रोपगेशन है, तो टाइम लगता है इसमें। तो राउट्स पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए अब राउट्स ये आ रहा है। इस पे मैं एडिट राउट्स भी कर सकता हूँ चाहूँ तो, यहाँ पे जैसे है ना लोकल, तो ये राउट एडिट है। अब ये जो राउट टेबल है मैं इसको किस किस सबनेट से मैं अटैच करना चाहता हूँ। ये सबनेट एसोसिएशन है, मैं इसको चाहता हूँ ना, इसको मैं फ़िलहाल मैं प्राइवेट से करना चाहूँगा, ठीक है। तो इसलिए मैं इसमें इंटरनेट गेटवे को डालूंगा ही नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ सबनेट आईडी आईपी वर्जन CIDR, ये देखिए ऐसे भी आप सर्च कर सकते हो चाहो तो। इसको और अच्छे से देखते हैं। तो सबनेट एसोसिएशन में गया, विदाउट एक्सप्लिसिट एसोसिएशन है
और एक्सप्लिसिट सबनेट एसोसिएशन। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। अच्छा, मैं ये गलत राउट टेबल में हूँ, मुझे दूसरे राउट टेबल पे जाना है। तो ये वीपीसी जो है ना, ये वाले, ये इसका राउट टेबल है। ये आर टेबल 01 है। मैं इसको इस पर क्लिक करता हूँ एक बार, सबनेट एसोसिएशन। ये देखिए, ये यहाँ पे आ गया है और इनको ही मुझे ना यहाँ पे अटैच करना है। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको प्राइवेट बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं प्राइवेट में डालूंगा, ये प्राइवेट में 3 मैंने डाल दिए हैं और इसको सेव एसोसिएशन कर दिया मैंने। तो अब ये होगा क्या ना, ये जो राउट टेबल है ना, इससे वो जो 3 जो प्राइवेट सबनेट है वो इससे हो जाएगा। ठीक है, अब राउट टेबल क्यों डालना पड़ता है इंटरनेट गेटवे के लिए, अब मैं इंटरनेट गेटवे आपको बताता हूँ। मैं अगर राउट टेबल पर गया फिर से, तो एक ही मेरा राउट टेबल था, एक ये भी है। ठीक है, एक मेन जो राउट टेबल है ना, वो आपका मेन वीपीसी के लिए होता है, ये देखिए। ठीक है, सबनेट एसोसिएशन आप देख सकते हैं यहाँ पे पब्लिक से, है ना, पब्लिक ही बस, बाकी यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है। एज एसोसिएशन भी आप कर सकते हैं इसको, और हमारे पास अभी एज एसोसिएशन भी है नहीं, इसलिए है। अभी मैंने क्या किया ना, राउट टेबल मैंने एक बनाया हुआ है, आर टेबल 01। इसको मुझे क्या करना चाहिए था ना, मैं इसको थोड़ा और अच्छे से लिख सकता था, आर टेबल प्राइवेट, ऐसा कुछ लिख सकता हूँ कि चलो ये जो राउट टेबल है ये प्राइवेट रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो मैंने सबनेट एसोसिएट किए हैं वो पूरे प्राइवेट किए हैं, पब्लिक तो भी बाकी है। ठीक है, अब मैं एक और राउट टेबल बनाता हूँ, क्रिएट राउट टेबल। यहाँ पे लिखूँगा आर टेबल पब्लिक, नंबर आपको ध्यान से देना है 01 वीपीसी। मैं अपने वाले वीपीसी को टारगेट करता हूँ, क्रिएट राउट टेबल। तो राउट टेबल बस आपको एसोसिएट करना, मतलब ये एक विजार्ड दिया गया है। अगर आप प्रॉपर नेटवर्किंग के डिवाइस पे काम करते तो आपको बहुत सारे कमांड्स डालने पड़ते। AWS ने क्या किया ना, आपको एक अच्छा सा ये यूज़र इंटरफेस दिया है, जिससे आप ग्राफिकली जो नेटवर्किंग काम है उसको भी आप परफॉर्म कर सकते हो। तो ये जो राउट टेबल है पब्लिक वाला, इससे मैं सबनेट एसोसिएट कराऊंगा किस किस को, पब्लिक वाले को। ये पब्लिक है, ये पब्लिक है और ये पब्लिक है, तीनों है, और तीनों अलग अलग एजी में है। आप ये ध्यान रखना, एक ही डेटा सेंटर में नहीं, अलग अलग डेटा सेंटर में है ये। ठीक है, वो डेटाबेस से काम आएगा, बाद में मैं आपको बताऊंगा कैसे वो काम आएगा। तो ये मैंने इसको एसोसिएट करा दिया है। अब एक बार जाते हैं राउट टेबल के अंदर। तो ये देखिए 3 सबनेट यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, प्राइवेट पे 3 है, पब्लिक पे 3 है। तो ये मेरा राउट टेबल क्रिएट हो गया है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा ना, पब्लिक जो राउट टेबल है मेरा, ये जो पब्लिक राउट टेबल है, इसको मैं एक बार खोलता हूँ, इसको देखते हैं इसके अंदर और क्या हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर हमें एक बार राउट डालते हैं हम इसके अंदर, ऐसा कुछ आएगा एडिट राउट। इसके अंदर आपको ऐड राउट करना है। ठीक है, ऐड राउट मैंने कर दिया। तो जो डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन में मैं 00 डाल दूंगा, मतलब ये पब्लिक इंटरनेट के लिए, मतलब कहीं से भी हो, कोई भी आईपी हो। ठीक है, तो ये डिनोट कराता है, आपको समझना पड़ेगा। 000/0 का मतलब ये हो गया कि कोई भी आईपी, इसका मतलब कोई भी आईपी, कोई भी सबनेट क्या कर सकता है, राउट, मतलब कोई भी आईपी और कोई भी सबनेट जो स्लैश है उसके आगे किसको वो टारगेट करेगा, वो किसको कर सकता है टारगेट। तो यहाँ पे टारगेट हमें किसको देना पड़ेगा, इंटरनेट गेटवे को। और इंटरनेट गेटवे कौन सा है हमारे पास, ये वाला। तो ये जो है कोई भी आईपी इंटरनेट गेटवे के थ्रू इससे कनेक्ट हो जाएगा, फिर ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे राउट टेबल हम बना सकते हैं। ये देखिए, तो अब क्या यहाँ पे हो गया, आप ये समझो, ये जो हमने राउट टेबल डाला ना, वो उसने क्या किया, आपके जो पब्लिक राउट है उस पर हमने इंटरनेट गेटवे को ऐड करा दिया। ठीक है, सबनेट एसोसिएशन। ठीक है, तो यहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि ये इसी का भाग है ना, इसी का जो टुकड़ा है। ये मेन तो हमारा ये वाला नेटवर्क था, इसको हमने कितने टुकड़े में किए, 3 टुकड़े कर दिए थे।
ठीक है, ये वाले टुकड़े थे हमारे पास। इनको आपने क्या किया, राउट के थ्रू इंटरनेट से, ये इंटरनेट गेटवे से जोड़ दिया। इसका कहने का मतलब ये है। अगर मैं यही चीज़ प्राइवेट वाले पे जाऊँ तो वहाँ पे आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे जाऊँगा, देखो यहाँ पे इंटरनेट गेटवे है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे इंटरनेट गेटवे है ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जब मैं इसमें मशीन्स वगैरह बनाऊँगा ना इन सबनेट्स के अंदर, तो डेटाबेस प्राइवेट के अंदर बनाऊँगा जिसमें बाहर से कनेक्टिविटी नहीं होगा, और पब्लिक के अंदर बाहर से कनेक्टिविटी होगा। यही हमने वो ड्राइंग में भी हमने ऐसा ही कुछ बनाया हुआ था, ये वाला। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ था ये हमारा पब्लिक था और ये प्राइवेट था। अगला देखते हैं। अब जो एक हम चीज़ और भी कर सकते हैं कि जो आपके सबनेट्स हैं, हम जो इसको ऑटो असाइन भी कर सकते हैं। एक बार हम सबनेट्स में जाते हैं, यहाँ पे खासकर ये पब्लिक में, मैं पब्लिक में क्या चाहता हूँ ना कि तो एक जो लास्ट चीज़ जो हमें करना है वो यही है कि हम ये चाहेंगे कि जो ये जो पब्लिक सबनेट है ना, ये हम चाहेंगे कि ये ऑटो असाइन इसके अंदर आईपी हो जाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्शंस पे जाना होगा। सेलेक्ट करने के बाद इस पे आपको एडिट सबनेट सेटिंग्स पे जाना पड़ेगा, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा ऑटो असाइन आईपी सेटिंग्स। ठीक है, ये क्या करता है, इनेबल AWS टू ऑटोमेटिकली असाइन अ पब्लिक IPv4 और IPv6 एड्रेस टू अ न्यू प्राइमरी नेटवर्क इंटरफेस फॉर एन इंस्टेंस इन दिस सबनेट। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है, ये करना ही पड़ेगा। इवन आप DNS वगैरह भी कर सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें, बट अभी फ़िलहाल हम ये करते हैं, इसको सेव करते हैं। तो एक पे मैंने कर दिया है, इसी तरह बाकी में भी कर देता हूँ। एक्शंस, एडिट सबनेट सेटिंग, इनेबल, सेव। ठीक है, इसी तरह से एक और बाकी है, यहाँ पे ये मैं कर देता हूँ इनेबल और सेव। तो अब क्या हो गया ना, अब मेरा जो दूसरा VPC है हमने मैनुअल उसको तैयार कर लिया है। इसी चीज़ को आप चाहो तो AWS CLI से कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो। आप AWS CLI से हर काम कर सकते हो जो ग्राफिकल से आप कर सकते हो। और इसका और उसका बस यही डिफरेंस है कि आप ऑटोमेशन में ना AWS CLI ही यूज़ करोगे। ठीक है, ये तो ग्राफिकल वे है, सिंपल वे है कि कैसे कैसे इसको आपको करना है काम इस पर। तो ये हो गया हमारा सबनेट तैयार। मतलब कहने का मतलब हमारा VPC बिल्कुल तैयार है। अब हम EC2 की तरफ बढ़ सकते हैं। EC2 में देखते हैं और क्या इसको चाहिए होता है जो हमें डिज़ाइन करना पड़ेगा या पड़ सकता है। इंस्टेंस हम बनाएंगे, अगर हम इंस्टेंस अगर लॉन्च करते हैं, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो ये सब चीज़ तो आ ही जाता है। ये आपका इंस्टेंस वगैरह आ जाएगा। की पेयर तो आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे नेटवर्क की सेटिंग देखो, यहीं पे नेटवर्क की जो सेटिंग्स है ना, यही मेन है। यहीं पे आपको अपना जो VPC है वो चूज़ करना है। स्टोरेज वगैरह आप कर सकते हो। एक जो चीज़ और जो मुझे लगता है वो ये हो सकता है IAM की सेटिंग। ठीक है, IAM भी देख लेंगे, बट जैसे होता ये है ना कि आपने इसको पहली बार आपने क्या किया, इसको साइन इन किया। ठीक है, साइन इन करने के बाद क्या है, आपको एक डिफ़ॉल्ट यूज़र तो मिल गया है ना। अब आप क्या चाहते हो कि और भी यूज़र्स बनाएं, तो उसके लिए IAM इस पे जाके आप यहाँ पे यूज़र्स बना सकते हैं और उस यूज़र से आप लॉगिन वगैरह कर सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे आपको दिख जाएगा IAM का डैशबोर्ड है। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास एक यूज़र है जो कि ये है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आप यूज़र्स पे जाके ना और भी यूज़र्स आप बना सकते हो। ये रहे। ठीक है, फ़िलहाल हम क्या करते हैं ना, EC2 पे जाते हैं वापस, और यहाँ पे एक मशीन बना के हम देखेंगे। ये देखिए इंस्टेंसेस पे मैं आ गया। अभी रनिंग में कुछ भी नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, इस पर अब बनाएंगे हम इसके अंदर एक इंस्टेंस। सबसे पहले मैं बनाऊंगा टेस्ट सर्वर।
ठीक है। अब आप यहाँ से कोई सा भी इमेज ले सकते हैं। आपको और भी AMI चाहिए। अब AMI होता है ना, अमेज़ॉन मशीन इमेजेस को कहते हैं। मतलब पहले से बने बनाए टेम्पलेट हैं, जैसे हमारे वर्चुअल बॉक्स के अंदर OVF फॉर्मेट में होता है, VMware में होता है टेम्पलेट्स, ये वैसे ही कुछ है। मैं सबसे छोटा लेता हूँ Ubuntu, और 24 है यहाँ पे और भी दिख जाएगा। कई सारे आपको है, 22 20 वर्जन है। ये देखिए प्रो भी है, लर्निंग बेस है, कई सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। न्यूरॉन है, NVIDIA ड्राइवर के साथ है, टेंसर फ्लो, ये सब आपके AI में और ML में काम आता है ये सब चीज़। तो जैसा आपको चाहिए वैसा आप यहाँ पे ले सकते हैं। फ़िलहाल मैं 20 लेके देखता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये सिक्योरिटी ग्रुप के बारे में बोल रहा है कुछ, रिमूव हो जाएगा ओल्ड AMI कस्टम, ठीक है। ये मैंने कंफर्म कर दिया। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे एक लॉन्च विजार्ड भी होता है, इसको लॉन्च के थ्रू भी आप इसको कर सकते हो, विजार्ड के थ्रू भी इसको आप लॉन्च कर सकते हो। फिर मैं मैनुअली करना चाहता हूँ, ये मैं T2 माइक्रो में करना चाहता हूँ ताकि ज़्यादा इस पर मेरे को वो असर ना पड़े। यहाँ पे मैं अपने कीज़ वगैरह भी देख सकता हूँ, आप बिना की के भी प्रोसीड कर सकते हो, बट लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं है। मैं क्रिएट न्यू की पेयर करूँगा। की पेयर का नाम डाल देता हूँ मैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ कि माई की पेयर, ऐसा कुछ लिख देता हूँ, ठीक है। ये आपको याद के लिए होगा। पैम और PPK दोनों में हो सकता है। अगर पुट्टी यूज़ करते हैं तो PPK डाउनलोड करके रख लें, इससे आपको कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आप विंडोज़ में अगर कमांड प्रॉम्प्ट में SSH के थ्रू करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, नहीं तो फिर आप मैक में हो तो पैम आपको यूज़ होगा, ठीक है। लाइनेक्स में सब में, मतलब जो दूसरे टूल्स हैं ना उसके लिए पैम जरूरी है। बाकी इसे पुट्टी के लिए PPK है, फॉर यूज़ विद पुट्टी यहाँ लिखा है। बाकी ओपन SSH के लिए आप पैम यूज़ कर सकते हैं। ये मैं क्रिएट कर दूंगा इसको, और ये मेरा यहाँ पे जो की फाइल है वो सेव यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ तक मैं बिल्कुल ठीक आ गया। देखिए अपने आप ये सेलेक्ट भी होगा क्रिएट करते ही। अब जो VPC आ रहा है ना, एक्चुअल में हमेशा डिफ़ॉल्ट ही आएगा, तो आपको इसको क्या करना है ना, इसको हमेशा एडिट करना पड़ेगा। जब तक आप इसको मेन ना बना दे, अगर आपने जो बनाया उसको अगर मेन बना दोगे ना तो फिर ये नहीं होगा, अपने आप ही इसी को लेगा। फिलहाल मेन में ये है। मैं अपना VPC लेता हूँ। मैं क्या चाहता था कि प्राइवेट सबनेट में ना बने, ये देखिए प्राइवेट दिखाया ना, मैं यहाँ से आराम से मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि मैं कहाँ बनाना चाहता हूँ। मैं पब्लिक सबनेट 01 पे बनाना चाहता हूँ, मेरा पहला। ऑटो असाइन IP यहाँ पे देखिए हमेशा ये इनेबल ही रहेगा, ठीक है। इसको आप डिसेबल भी कर सकते हो, पब्लिक IP अपने आप ही आ जाएगा इसके अंदर, ताकि मैं इसको एक्सेस कर पाऊँ। क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप बोल रहा है, आप खुद का सिक्योरिटी ग्रुप बना सकते हो, या जो एग्जिस्टिंग है उसको भी आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं क्रिएट न्यू करता हूँ। यहाँ पे मैं अलग तरीके से बनाऊँगा। यहाँ पे मैं लिख दूँगा जैसे मान के चलो मैं ये बना रहा हूँ वेब ऐप के लिए, या मान के चलो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ बना रहा हूँ, तो एडमिनिस्ट्रेटिव SG01, ठीक है। एडमिन SG01, ये कुछ एडमिन के रिलेटेड काम वाम होगा, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन वगैरह हटा देते हो, यहाँ पे आप डाल सकते हो एडमिन सिक्योरिटी ग्रुप फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, ऐसा कुछ लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे इनबाउंड सिक्योरिटी ग्रुप है, कई सारे पहले से बने पड़े हैं SSH, तो आपको चाहिए होगा। और फिलहाल इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। पूरा मैं रिमूव करके आपको दिखाता हूँ कैसे होगा। ये बिल्कुल खाली है यहाँ पे। ये मेरा सिक्योरिटी ग्रुप आ गया, ये सब आ गया। कुछ एडवांस नेटवर्क के कॉन्फ़िगरेशन वगैरह भी है यहाँ पे, इंटरफेस वगैरह। इसको छेड़ना नहीं, इसको आप ऐसे ही रहने देना। आपको कितने स्टोरेज चाहिए? मैं 8 GB से स्टार्ट करता हूँ, 8 GB मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। मेरा जो सिक्योरिटी ग्रुप है ना, मैं उस पर था, और इसके अंदर ना मैंने क्या किया था, मैंने कोई भी रूल नहीं डाला था। तो आपको सबसे पहले रूल डालना पड़ेगा। आप यहाँ पे डाल दो या बाद में डाल दो, मतलब एक ही, लेकिन यहाँ पे डाल दोगे तो एक बार में काम आपका हो जाएगा। जैसे मैंने बताया था कि जो सिक्योरिटी ग्रुप होता है हमारे फायरवॉल के जैसे ही होता है। मैं ये क्या कहता हूँ, सबसे पहले मैं ना SSH को मैं इसमें कहूँगा कि उसको पहले आप इनेबल कर दो, क्योंकि SSH से मैं उसको मेंटेन कर पाऊँगा ना, उसको एक्सेस कर पाऊँगा। तो मैं SSH करता हूँ पहले
पोर्ट अपने आप ले लेगा ये। तो ये टाइप हो गया SSH, यहाँ पे आ गया। सोर्स कस्टम है, माई IP कर सकते हो, कस्टम कर सकते हो, एनीवेयर करने का मतलब ये हो गया कि 000/0, मतलब ये हर आदमी के लिए या कोई भी है उनके लिए, सबके लिए खुल जाएगा। फिलहाल मैं ऐसे कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। SSH पोर्ट ओपन, ऐसा कुछ लिख देता हूँ मैं, मुझे याद रहेगा कि मैंने क्यों इसको खोला था। तो ये भी बहुत ज़रूरी है सब करने के लिए। ये सबको मैं छेड़ना नहीं है मुझे, ये कॉन्फ़िगर ठीक है। एडवांस कुछ सेटिंग्स डिटेल्स और भी हैं इसमें, आपका यूज़र डेटा वगैरह है, इसको बाद में हम पढ़ेंगे। ये डोमेन जॉइन भी करा सकते हैं इसको, इंस्टेंस की ऑटो रिकवरी, बहुत सारे सेटिंग्स है इसके अंदर। तो फिलहाल इसको नहीं छेड़ते, यहाँ तक तो मुझे सही लग रहा है कि मैंने सही तरीके से किया है। आप एक साथ कितने इंस्टेंस चाहते हो तो उतने आप एक बार में बना सकते हो, 1 बोलो, 10 बोलो, 50 बोलो, तुरंत बना के दे देगा वो आपको। एक समरी दे देगा यहाँ पे, आप उबंटू सर्वर 2004 ये करना चाहते हो। विथ SQL कर दिया ना इसने, विथ SQL कर दिया, मुझे SQL नहीं चाहिए था, ये मैंने गलत कर दिया। ये देखिए ना, SQL सर्वर 2022 उबंटू सर्वर SQL के साथ, मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे नॉर्मल चाहिए था। चलो 22 कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ठीक है। ये कंफर्म चेंजेस कर देते, तभी वो चेंजेस के लिए पूछ रहा था वो। चलिए यहाँ पे मैं आ गया और एक बार फिर चेक कर लेता हूँ मैं। T2 माइक्रो ठीक है, ये मेरा यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप बोल रहा है, सिक्योरिटी ग्रुप मेरा फिर से चेंज हो गया। इसको लगता हूँ कि या एडमिन SG01 ऐसा कुछ मैं लिख रहा था, ठीक है। SSH को मैंने एनीवेयर कर दिया है और कोई फ़िलहाल तो कोई रूल नहीं है, बाकी सब ठीक लग रहा है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे एक समरी देगा आपको, कैनोनिकल उबंटू 2204, ये मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। एक इंस्टेंस चाहिए, T2 माइक्रो पे करूँगा। जो सिक्योरिटी ग्रुप है या फायरवॉल है वो न्यू सिक्योरिटी ग्रुप बनेगा। एक वॉल्यूम इसके अंदर अटैच होगा, मतलब जो डिस्क है वो 8 GB का। फ्री टियर के बारे में बता रहे हैं, इसको मैं लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कर दूंगा। कुछ भी एरर होगा ये बता देगा। जैसे ये लॉन्च करेगा आप इसको डिटेल पे क्लिक करके इसके बारे में जान सकते हैं, कहाँ तक पहुँचा, क्या क्या कर रहा है, ये सब चीज़। देखो ये सक्सीड हो गया। अब आपको क्या करना है ना, ये जो है ना इस पर आप क्लिक कर सकते हो, तो आपको एग्जैक्ट ना ये लोकेशन पे लेके जाएगा, बताएगा कि अब उसके अंदर क्या हो रहा है। ये देखिए, ये अपने आप इसका फ़िल्टर ले लिया इसने। आप फ़िल्टर हटा दोगे तो पूरे और भी है, सब एक साथ दिखा देगा। फिलहाल फ़िल्टर के साथ है। इंस्टेंस जो है वो रनिंग बोल रहा है, ये इनिशियलाइज़ हो रहा है अभी, सिक्योरिटी चेक वगैरह। तो इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमारे को। तो ये अभी मेरा क्रिएट हो रहा है, इसको आप बार बार अपना रिफ्रेश करके देख सकते हो कि क्या स्टेटस है। अभी भी इनिशियलाइज बोल रहा है ये स्टेटस चेक। एक बार मैं इसे क्लिक करूँगा और थोड़ा इसके डिटेल्स को जानने की कोशिश करूँगा कि इसके अंदर अभी क्या क्या है। अब ये जो इंस्टेंस है मेरा या वर्चुअल मशीन है, उसके अंदर क्या क्या बना है मैं यहाँ से देख सकता हूँ, ठीक है। एक स्टेटस एंड अलार्म्स है, पहले ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो स्टेटस है ना, स्टेटस चेक अभी इनिशियलाइज हो रहा है। अभी ये बोल रहा है कि सिस्टम रीचेबिलिटी चेक पास्ट, मतलब जो AWS का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको जब इस मशीन को पिंग कर रहा है या उसको रीच करने की कोशिश कर रहा है तो बोल रहा है कि रीचेबल है। तो ये पहला स्टेज है, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ये बहुत ज़रूरी है आपको समझना कि ये क्या है, कैसे है। मान के चलो कि जो सिस्टम का स्टेटस है, कई बार क्या हो जाता है ना, ये फेल्ड आ जाता है, चलते हुए इंस्टेंस में भी फेल हो जाता है। अगर ऐसा फेल हो गया तो कई सारे कारण हो सकते हैं। मान के चलो आपने कुछ छेड़ दिया, या नेटवर्क का कनेक्टिविटी वगैरह ख़राब हो गया, वो पावर लॉस हो गया, हार्डवेयर का कोई इशू आ गया, आपके जो अंडरलाइंग जो आपका होस्ट है, इसके पीछे भी तो कोई होस्ट है ना, वर्चुअल मशीन कोई सर्वर होगा, उसके ऊपर हाइपरवाइजर डाला होगा, उसके ऊपर इसको मशीन को बना रहा होगा। तो मान के चलो वो हार्डवेयर में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो ठीक है। बाकी AWS लोग उसको तुरंत ऐसा कुछ होता है, ऐसा कभी मैं देखा नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो वो तुरंत ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसको ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाता है वो मशीन्स, ठीक है। या कोई सॉफ्टवेयर वगैरह आपने डाला या कुछ किया, उसकी वजह से क्रैश हो गया सिस्टम, तो ये जो आपका स्टेटस चेक है ना, ये फेल हो जाएगा। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें बताता है। इसके बस स्टार्ट स्टॉप करके आप इसको चेक फिर से देख सकते हो। अगर बिल्कुल उसके बाद भी ये ठीक नहीं हुआ ना, तो आपको रिकवर करना पड़ सकता है, या आपको AWS से सपोर्ट पे उनको रिक्वेस्ट देना पड़ेगा। कई सारे ऐसे कारण हैं, मेमोरी में कोई इशू है, इनकम्पैटिबल अगर कर्नल है या OS है, फाइल सिस्टम ख़राब हो गया है, बूट वॉल्यूम जो है वो ख़राब हो गया है, नेटवर्किंग में आपने कुछ गलती कर दी, इसमें मान के चलो मैनुअली IP डाल दिया, ये भाई IP जो है अलग तरीके से ले रहा है, ये DHCP से ले रहा है। मान के चलो आपने
गलत तरीके से आईपी कॉन्फ़िगर कर दिया तो वो भी अनरीचेबल बना देगा ना उसको, ठीक है। तो अगर स्टेटस चेक 1 of 2 आ रहा है, 2 of 2 आता है, इसमें 2 स्टेटस चेक होते हैं। 0 of 2 का मतलब हो गया कि जो दोनों चेक है वो अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। अगर 0 of 2 आ रहा है तो, और ये थोड़ा क्रिटिकल होता है ये, तो अभी फ़िलहाल तो ये अभी स्टार्ट हो रहा है। 1 of 1 का मतलब यही होता है कि जो इंस्टेंस चेक है वो फेल है, और इसको हमें एक बार इन्वेस्टिगेट करके देखना पड़ेगा कि कौन सा चेक फेल हुआ है। 2 of 2 अगर चेक है आपका, तो इसका मतलब है कि जैसे आप चाह रहे थे वैसे ये फंक्शन कर रहा है, बिल्कुल सही फंक्शन कर रहा है। मैं एक बार रिफ्रेश करके देखता हूँ अभी इसका क्या स्टेटस है। ये देखिए 2 of 2 चेक पास्ट। अलार्म वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, मतलब इस सिस्टम में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ ना, तो जैसे मॉनिटरिंग टूल होता है ना, मॉनिटरिंग टूल में आप ऐसा कुछ सेंसर वगैरह लगा देते हो, ऐसा सिस्टम बना देते हो उसमें कि अपने आप एक मेल चला जाता है। ये वैसे ही कुछ है, जब क्लाउड ट्रेल पढ़ेंगे या क्लाउड वॉच पढ़ेंगे तो आपको अच्छे समझ आएगा। जो एजी की बात कर रहा था मैं, यूएस ईस्ट 1 में बिल्कुल सही है ये। मैंने कहा था कि ऑटो असाइन पब्लिक आईपी बिल्कुल अच्छे से हो गया यहाँ पे, और इलास्टिक आईपी भी आया नहीं। इलास्टिक आईपी और ये पब्लिक आईपी में थोड़ा सा डिफरेंस है। इलास्टिक आईपी जो है वो इससे चिपक जाता है, ऐसा आप मान के चलो। चिपकने का मतलब ये है कि अभी ये जो आईपी है, अगर मैं इसको अपने सिस्टम को शट डाउन करूँ फिर से रीस्टार्ट करूँ तो ये आईपी चेंज हो जाएगा। अगर मैं वेबसाइट मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, अब वेबसाइट में इस पर चला रहा हूँ, इस आईपी चला रहा हूँ, जैसे रीस्टार्ट करूँगा ना तो ये जो आईपी चेंज हो जाएगा, तो फिर वेबसाइट फिर मेरा चलना बंद हो जाएगा। तो इसलिए आपको एक पब्लिक आईपी आपको एक लेना होगा, ख़रीदना होगा, आप ऐसा कर लें, और उसको असाइन करना पड़ेगा। तो वो जो हो ना आपका यहाँ पे आ जाएगा, और वही आईपी हमेशा के लिए इसके अंदर रहेगा, तो आप वेब सर्वर्स के ऊपर चला सकते हो। और मॉनिटरिंग अभी आप देख सकते हैं, मॉनिटरिंग अभी डिसेबल है। जब इसको इनेबल करेंगे तो क्लाउड वॉच में आप मॉनिटरिंग भी देख सकते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप जो हमने बनाया था एडमिन SG01 बिल्कुल वही है। की पेयर, लॉन्च टाइम क्या है, प्लेटफॉर्म क्या है, ये काफ़ी सारी चीज़ बता रहा है आपको डिटेल्स के अंदर। ये देखिए इंस्टेंस का आईडी है, ये आपका जो इंस्टेंस का आईडी देखो आई से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये आपका नाम भी दे रहा है इसका, पब्लिक आईपी बता रहा है, प्राइवेट आईपी बता रहा है कि देखो 50 के सीरीज़ में बनाना भी है। अभी जो हमने पब्लिक जो सबनेट बनाया था तो 50 के आईपी से बना है, 128, ये 128 में बना है ये, तो अपने आप आईपीज़ लेते रहता है ये देखिए ये आपका डीएनएस है, जो AWS का इंटरनल डीएनएस होता है ये वो है, तो अपने आप डीएनएस भी लेता है ये। AWS का इंटरनल डीएनएस है, वो अपने आप इसको एक नाम दे देता है। ये प्राइवेट आईपी डीएनएस ये है, ये प्राइवेट आईपी जो है डीएनएस का नेम है। ये होस्ट का होस्ट नेम का टाइप है आईपी नेम, और ये है, तो इसी नाम से आपका होस्ट नेम बनेगा, और ये डीएनएस है। और यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टेंस टाइप T2 माइक्रो है, मतलब 1 GB शायद रैम रहेगा, और प्रोसेसर छोटा रहता है इसके अंदर। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें देखिए, सबनेट आईपी, सबनेट आईडी, VPC कौन सा आपका लगा हुआ है, ये सब यहाँ पे अब दिखाने लग गया है। कुछ ऑप्टिमाइज़र वगैरह है, ऑप्टिमाइज़ करने का इंस्टेंस को, ये बाद में हम देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्टेंस का डिटेल, उबंटू, लिनक्स, AMI ID ये था, इसी से हमने बनाया था ना इस मशीन को, वो भी बता रहा है। तो ये डिटेल में बता रहा है कि क्या क्या चीज़ें हैं। आपका की पेयर बता रहा है इसके अंदर, वर्चुअलाइजेशन टाइप HVM है, ये भी बता रहा है, रिजर्वेशन बता रहा है, टेनेंसी बता रहा है, डिफ़ॉल्ट ये भी हमने सेट किया था वहाँ पे। स्टेटस अलार्म दोनों परफेक्ट हो गए हैं, बिल्कुल सही चल रहा है। मॉनिटरिंग जो है हमारा एक बेसिक मॉनिटरिंग आपको ये देगा, जो इन्हांस मॉनिटरिंग है वो फिलहाल डिसेबल्ड है अभी, तो CPU नेटवर्क वगैरह दे देगा, रैम नहीं देगा यहाँ पे, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी है, रैम नहीं देगा यहाँ पे। सिक्योरिटी में आप देख सकते हैं सिक्योरिटी ग्रुप जो असाइन हुआ है वो आप डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हो। नेटवर्किंग में आप देख सकते हो कि नेटवर्क कैसे इसका आया हुआ है, जो प्राइवेट जो नेटवर्क है देखिए बिल्कुल ठीक आया हुआ है, इसको DNS नेम वगैरह, VPC ID वगैरह बिल्कुल परफेक्ट आया हुआ है। इंटरफेस ID जो आपका अडेप्टर का ID होता है ना, अडेप्टर जो होता है ये वो है, इसका पब्लिक है प्राइवेट है। इथरनेट अडेप्टर होता है इसको, उससे मान के चलें आप। स्टोरेज देख सकते हैं, जो वॉल्यूम है हमारा, हमने 8 GB का कहा था ना, तो ये 8 GB का इसके अंदर अपने आप अटैच हो गया है, ये देखिए। और इसके बारे में इसका थोड़ा सा ये मॉनिटरिंग दिखा रहा है, वॉल्यूम का मॉनिटरिंग दिखा रहा है। टैग्स है यहाँ पे, टैग्स के अंदर आपने देखो टेस्ट सर्वर बना दिया है, तो आपको याद रहेगा कि ये टेस्ट सर्वर है, और बाकी बहुत सारी चीज़ों में काम आता है, वो भी हम आगे देखेंगे। अभी जो मुझे कमी लग रहा है यहाँ पे वो यही है कि अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, ठीक है, ये यहाँ पे,
तो टेस्ट सर्वर नाम मैंने बिल्कुल सही दिया, ये सब चीज़ें तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। आई थिंक बस यहाँ पे सिर्फ इलास्टिक आईपी का एक कमी है, ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूंगा इलास्टिक आईपी को कैसे इसको करते हैं। जैसे आपको क्या करना होगा ना, इलास्टिक आईपी पे क्लिक करना होगा। इलास्टिक आईपी मतलब आप समझ गए ना, स्टैटिक पब्लिक आईपी। अभी जो भी है रिबूट करते वो चेंज हो जाएगा। मैं इलास्टिक आईपी क्या करूँगा, एलोकेट करूँगा, यहाँ पे एलोकेट कर दूंगा। यहाँ पे नेटवर्क बॉर्डर ग्रुप बताएगा यूएस ईस्ट 1 का होना चाहिए, ठीक है, और इसके अंदर पूरे जोन्स आते हैं। तो इसी का कोई भी एक जो पूल है, अमेज़ॉन का पूल है, ये भी लिमिटेड होता है, मतलब आप ज़्यादा आईपी ऐसे इतनी जल्दी ले नहीं पाओगे, इसके अंदर कुछ लिमिट होता है इसके अंदर। तो आप चाहे तो इसको टैग ऐड कर दें, आप नेम कर दें कि टेस्ट सर्वर पब्लिक आईपी, ऐसा कुछ आप बना देंगे ना टैग, तो उस नाम से आप इसको पहचान पाएंगे कि ये जो आईपी है किस चीज़ के लिए लिया गया है। और इसको मुझे क्या करना है, इसको क्लिक करके यहाँ पे देखो रिलीज़ करने का है, एसोसिएट करने का है। एसोसिएट किससे करना है मुझे, ये अपने आप ही बताएगा। एसोसिएट इंस्टेंस से करना है या नेटवर्क इंटरफेस से करना है, मुझे इंस्टेंस से करना है। तो इंस्टेंस कौन है, अपने आप इंस्टेंस भी यहाँ पे आ जाएगा, नहीं तो आप सर्च कर सकते हो। प्राइवेट आईपी से भी कर सकते हो आप, ठीक है। और अलाउ दिस इलास्टिक आईपी एड्रेस टू बी री एसोसिएटेड, तो री एसोसिएट भी आप करा सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल मैं इतना करने के बाद ना सिर्फ एसोसिएट पे क्लिक करूँगा। 44 सीरीज़ का आईपी, आप ये ध्यान देना। अब यहाँ पे जो होगा ना मेरा इलास्टिक आईपी 44 आ जाएगा। तो मैं एक बार इंस्टेंस में जाता हूँ, यहाँ पे चेक करूँगा, तो यहाँ पे जो मेरा इलास्टिक आईपी है ना, ये 44 आ जाना चाहिए। ये देखिए अब मेरा पब्लिक आईपी और इलास्टिक आईपी एक ही हो गया। तो अभी 50 कुछ दिखा रहा था, अभी ये चेंज हो गया। अब ये जो आईपी है इसके साथ कहने का मतलब चिपक गया है। अभी रिबूट हो या कुछ भी हो, यही आईपी रहेगा, और इसी आईपी से आप क्या करोगे, इसको कनेक्ट करोगे। कनेक्ट का तरीका मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। या तो मैं आईपी से करूँगा ना, एक्चुअल में आईपी से करूँगा। तो ये देखो इलास्टिक आईपी का भी एक इसने डीएनएस बना रखा है। इलास्टिक आईपी है, इसका पब्लिक डीएनएस भी होना चाहिए। तो पब्लिक आईपी से करते हैं इसको, ये है मेरा। मुझे क्या करना होगा, पुट्टी खोलना होगा। मैं पुट्टी पे जाऊंगा, यहाँ पे क्या करूँगा, पुट्टी पे यहाँ पे मैं अपना पब्लिक आईपी डाल दूंगा, ठीक है। और मुझे क्योंकि पासवर्ड तो इसका मैंने बनाया नहीं, तो इसका मुझे की देना पड़ेगा। की आप कहाँ पे दोगे, पुट्टी में आपको दिखा देता हूँ। एसएसएच के अंदर आपको मिलेगा ऑथ, ऑथ के अंदर आपको मिलेगा क्रेडेंशियल्स, क्रेडेंशियल्स के अंदर बोलेगा प्राइवेट की और ऑथेंटिकेशन। मैं ब्राउज़ करूँगा, ब्राउज़ करने के बाद मैं जाऊँगा मेरे डाउनलोड्स में, आई थिंक डाउनलोड में होगा, ये देखिए माई की पेयर डॉट ppk, ठीक है। तो ये मेरा आ गया, ये मैं कर दूंगा ओपन। ओपन करने के बाद ये आपको सबसे पहले ये पूछेगा कि आप इसको इस की को इस की से मतलब इस की के थ्रू जो मतलब सर्टिफिकेट आया ना, सर्टिफिकेट जो है इसके थ्रू इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। सर्टिफिकेट को फिंगरप्रिंट है बोल रहे हैं ना, ये बिल्कुल एक्सेप्ट करना चाहता हूँ मैं। तो जैसे ही आप इसको एक्सेप्ट करोगे, ये इस तरह का विंडो आएगा। तो अगर ये उबंटू है तो उबंटू का जो यूज़र नेम होता है वो उबंटू ही होता है, ठीक है। ये देखिए अपने आप प्राइवेट की से, ये देखो पब्लिक की से, सॉरी पब्लिक की से अपने आप ही उसने कर लिया, ना पासवर्ड की जरूरत है ना कुछ, और सबसे सिक्योर वे है। लेकिन अगर यही मेरा सेंटोस होता या एक अमेज़ॉन का भी होता है इनका ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर वो आप यूज़ कर रहे हो तो आपको यूज़ करना पड़ता है EC2 यूज़र, ऐसा कुछ, इसके थ्रू वो लॉगिन होता, ठीक है। तो फिलहाल उबंटू है तो मैंने उबंटू यूज़ किया और ये मेरा सिस्टम तैयार हो गया। अगर मैं करूँ कर्ल इफ़ कन्फिग डॉट मी, तो ये मेरा पब्लिक आईपी आ गया। ये देखिए पब्लिक आईपी, ये पब्लिक आईपी ना दिखा दिया इसने 44, बिल्कुल इससे मैच खाएगा आपका। ये देखिए 44 सीरीज़ का। तो अब मैं यहाँ पे कुछ भी काम कर सकता हूँ। तो ये तरीका है आपका एक VPC बना के उसमें अलग अलग इंस्टेंस बनाने का। अब आगे का आप काम सोच सकते हो कि और इसके अंदर कैसे कैसे काम होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने काफ़ी अच्छे से इसको देखा हुआ है।
अगले वीडियो में हम थोड़ा और कुछ इसके आगे पढ़ेंगे। अभी वीपीसीज वगैरह हमने बनाया है, एक छोटा सा एप्लीकेशन है, और भी बहुत सारी चीज़ें, ये सब जितने भी ऑप्शन है ये सब पढ़ने हैं। साथ में जो हमारा वीपीसी के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन हैं वो भी पढ़ने हैं। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे EC2 से। हमने बस वीपीसी नेटवर्किंग थोड़ा सा देखा है। अब उसके बाद ये जितने भी चीज़ें हैं ना, ये सबको हम अच्छे से पढ़ेंगे और जितने जितने ऑप्शंस हैं उसके हिसाब से करेंगे। फिर कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह भी करके देखेंगे कि इसमें बहुत सारे जो हमारे जो सर्विसेज वगैरह हैं उसको कैसे इंक्लूड करते हैं, कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।